हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है पिछली वाली क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जिसमें हमने आनुवंशिक कूट के बारे में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम आनुवंशिक कूट की विशेषताएं समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं रहती हैं। जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आई थी कि ये क्या बताया है सर ने, उनको आज ये भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इन अमीनो अम्लों से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बात भी उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यदि कोई भी समस्या हुआ करे, कोई भी परेशानी हुआ करे, तो ज़रूर आप बताया करें, ठीक है। एक बच्ची है, दिव्यांशी नाम है उसका, तो उसने बोला कि सर थोड़ा सा साइड में होकर के लिखा करिए, जिससे हमें जो चीज़ें हैं ना, आप क्या लिख रहे हैं वो चीज़ हमें दिखाई दिया करे। बेटा कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपके डाउट जो भी हुआ करें आप वहाँ कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आपको यहाँ पर भी आपका डाउट बताया जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जैसे हमने कहा, तो हम कहेंगे आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। क्या कहेंगे बेटा? कि आनुवंशिक कूट की विशेषताएं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो आनुवंशिक कूट की विशेषताएं कहलाती हैं, क्या क्या है और इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, वो सारी बातें इसमें आपको आज पता चलेंगी। जैसे सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात, क्या क्या आपने समझा था? अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए, आप पहली बार हो सकता है हूं तो वो भी चीज भाई। आनुवंशिक कूट ये किस रूप में थे? नंबर एक है ना, ये त्रिक रूप में। ये किस में होते हैं बेटा? ये त्रिक रूप में होते हैं, त्रिक रूप में होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस रूप में है? ट्रिपलेट फॉर्मेट में, जहां पर फर्स्ट लेटर यहां से आया है, सेकंड लेटर यहां से और थर्ड लेटर ये देखिए, सबका मैंने लिखा था। सारी की सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी और कैसे ये टेबल बनती है ये भी बताया था। ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये लगी, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है और एनसीईआरटी की ये टेबल है जो मैंने आपके लिए लगा दी है और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए, है ना। तो सबसे पहली बात हमने क्या समझी थी कि भाई वो किस में होने चाहिए? वो त्रिक रूप में होने चाहिए। भाई ये त्रिक रूप में होते हैं। तो कहेंगे दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? क्या आपको याद है कि हमने इसके लिए कुछ और बताया था कि कुल कितने कोडॉन्स होते हैं? 64 कोडॉन। तो क्या लिखेंगे? कुल 64 कोडॉन, कुल 64 कोडॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो कितने अमीनो अम्ल? जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को क्या करते हैं बेटा? कोडित करने का कार्य करते हैं। कोडित करने का कार्य करते हैं, कोडित करने का कार्य करते हैं। तो 20 जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको कितने कोडॉन कोडित करते हैं बेटा? 64 कोडॉन कोडित करने का कार्य करते हैं। ये 64 हमने पढ़े थे ना, देखिए 4, 8, 12, 16, 32, 48 और 64। तो कुल कितने कोडॉन्स हो गए? ये 64। ये कितने हो गए? 64 कोडॉन होते हैं। अच्छा, अब देखिए नंबर 3 पर हम कहेंगे कि AUG को क्या कहते हैं बेटा? प्रारंभन या फिर इसे कह रहे थे स्टार्टिंग कोडॉन। इसे क्या कहेंगे? स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं बेटा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। ये चीज अगर वहां पर भी लिखिए, आपको विशेषताएं भी हैं, ये विशेषताएं भी हैं। इससे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके होंगे इसे, और ये इसकी विशेषताएं भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम कहेंगे
ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चौथे नंबर पर हम कहेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहली बात देख रहे हैं यहां पर AUG और दूसरा आप देख रहे हैं TRP। इसके अलावा जब आप देखते हैं ना तो पूरे टेबल में ना ही मेथियोनिन को कोई कोडान कोडित करता है, ना ही ट्रिप्टोफैन को। तो दो कोडान ऐसे हैं, ठीक है, जिनको कोडित, जो केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं या एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करने का कार्य करते हैं। यहां पर कौन कौन से, AUG और UGG, ठीक है। और या तो फिर सीधी बात बोल रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन तथा मेथियोनिन। क्या लिखेंगे बेटा, अगली वाली स्लाइड पे चलें, अगली वाली स्लाइड पे, है ना। तो नंबर कौन सा था, वो 3 था, ये चौथा नंबर लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मेथियोनिन, मेथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन को केवल ऐसे लिखेंगे, मेथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन के लिए केवल एक ही कोडान उपस्थित होता है, एक ही कोडान उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। यह बात अच्छी तरह से याद रखें आप, खास करके, है ना। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहली बात हमने बोला किसके लिए बेटा, पहली बात हमने बोला मेथियोनिन के लिए, और दूसरी बात बोला हमने किसके लिए, ट्रिप्टोफैन के लिए। जिससे अब इसमें आप कॉपी में भी बेटा हाईलाइट कर दिया करें, जिससे आपको समस्या ना हो। जब कॉपी में चीजों को हाईलाइट कर देंगे, मैंने अपने टिप्स में, अपनी मोटिवेशनल क्लास में आपको बताया था, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज वहां भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि आपको मोटिवेशनल क्लास कैसी लगी। अगर आप देखते हैं तो जरूर लिखा करें बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद 5th नंबर पर जब हम कहेंगे, 5वें नंबर पर, तो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए मतलब एक ही एक कोडान उपस्थित होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अधिकतम यानी 6 कोडान होते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को। यहां पर जब हम आ जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले ल्यूसीन को आप देख लीजिए, ल्यूसीन के लिए 2 ये और 4 ये, कितने हैं, 6। अब इसके बाद हम ल्यूसीन के बाद अगर हम कहें तो हम देखते हैं यहां पर कि जब सेरीन की बात करते हैं तो सेरीन को जब देखेंगे तो सेरीन के लिए 4 यहां पर और 2 यहां पर, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 कोडान। किसके लिए, ल्यूसीन, सेरीन, और इसके बाद आर्जिनिन को भी आप देख लीजिए, आर्जिनिन के लिए 4 वो और 2 नीचे। तो ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन के लिए कितने, 6 कोडान उपस्थित होते हैं, यानी अधिकतम कोडान कितने हैं, 6 कोडान। लेकिन अच्छा और भी देखिए, किसी के लिए 2 भी हैं, किसी के लिए कितने हैं, 2 भी हैं। ध्यान दीजिए यहां पर, क्या आपको इस वाली लाइन में फेनिल एलानिन आपको दिख रहा है, PHE यानी फेनिल एलानिन, आपको यहां पर टायरोसिन दिख रहा होगा, ये आपको सिस्टीन दिख रहा होगा। तो फेनिल एलानिन को कहीं पर भी आप देख लीजिए, आपको फेनिल एलानिन आपको दिखाई नहीं देगा। टायरोसिन जो है, टायरोसिन को भी 2 ही अमीनो एसिड कोडित करने वाले हैं। फिर यहां पर सिस्टीन को भी केवल 2 ही अमीनो एसिड कोडित करते हैं। तो कौन कौन, फेनिल एलानिन, टायरोसिन, सिस्टीन। इसके अलावा आप अगर ले लें, ठीक है, आप एस्परजीन को भी ले सकते हैं, इसके अलावा लाइसिन को भी आप ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब 2-2 कोडान इनके हैं, ये इनको कितने 2-2 कोडान कोडित करने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं सारे की सारी बातें नहीं लिख रहा हूं कि भाई 2, 4, ये चीज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसमें देख करके आप समझ भी सकते हैं, अपने पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं। मैं न्यूनतम और अधिकतम लिखे दे रहा हूं आपके लिए कि कम से कम कोडान यानी AUG और ट्रिप्टोफैन, यानी कि मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक ही एक कोडान उपस्थित होता है। कई बार प्रारंभन कोडान जो होता है ना, वो भाई AUG, इसके लिए एक बात और बोली जाती है कि भाई मैंने कहा था ये स्टार्टिंग कोडान भी है। ये क्या है, स्टार्टिंग कोडान, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, मेथियोनिन को कोडित करने का भी कार्य करता है। भाई AUG क्या, प्रारंभन कोडान, और इसके साथ साथ क्या है, साथ ही साथ ये मिथियोनिन को
को कोडित करता है, कोडित 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 करता है, करता है। ये क्या कर रहा है, साथ ही साथ मिथुन उनको कोडित करने का भी ये कार्य करता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हम क्या करते हैं, किसके लिए, ल्यूसीन के लिए लिख देते हैं। ल्यूसीन के बाद हिस्टिडीन के लिए लिख देते हैं। भाई हिस्टिडीन के लिए यहां पर दो, नहीं, ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन, ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ल्यूसीन, ल्यूसीन, उसके साथ साथ कॉमा सेरीन, सेरीन तथा तथा आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है। आर्जिनिन के लिए के लिए के लिए अधिकतम 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 6 कोडॉन, 6 कोडॉन, कोडॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित 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 होते हैं। भाई ल्यूसीन, सेरीन और आर्जिनिन के लिए, ल्यूसीन, सेरीन तथा आर्जिनिन के लिए 6 कोडॉन उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद छठे नंबर पर हम क्या बोलेंगे बेटा कि बैक्टीरिया से लेकर के, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से लेकर लेकर मनुष्य तक, मनुष्य तक सभी जीवों में, सभी जीवों में एक ही प्रकार के कोडॉन पाए जाते हैं, कोडॉन पाए जाते हैं। अब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे जो हो, चाहे बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से लेकर के मनुष्य तक अगर हम बात करते हैं तो सभी में एक जैसे कोडॉन उपस्थित होते हैं, यानी सब में प्रोटीन की कोडिंग एक जैसी ही होती है। हालांकि कुछ अपवाद ऐसे हैं उनको छोड़ करके, कुछ अपवाद पाए जाते हैं उनको छोड़ करके सब में एक जैसी ही होती है। अब इसके लिए एक और कहेंगे, ये अतिव्यापी या ओवरलैपिंग नहीं होते, ये अतिव्यापन, अतिव्यापन या यूं कहेंगे ये अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आठवीं बात हम लिख सकते हैं इसमें एक और, ठीक है, कि ये कॉमा रहित होते हैं, कॉमा रहित होते मतलब इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता। जैसे ए यू जी लिखते हैं ना, तो हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे ए कॉमा यू कॉमा जी, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कॉमा रहित होते। तो इतनी बात आप जरूर याद रखिएगा, इतनी बात आप जरूर याद रखिएगा। ये जितनी बात मैंने 8 बातें आपको बता दी, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। मैंने कहा था आपको अमीनो अम्ल के बारे में जरूर बताऊंगा, तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे 20 अमीनो अम्लों के नाम, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो कहेंगे सबसे पहले कहेंगे 20 अमीनो अम्लों के नाम, अम्लों के नाम, ठीक है। 20 अमीनो अम्लों के नाम, ठीक है। तो सबसे पहली बात कहेंगे प्रकृति में, जैसे हम एक बात याद रखिएगा कि प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और मनुष्य के अंदर वो 20 कितने 20 प्रकार। पौधे जो होते हैं वो सभी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, वो सभी प्रकार के अमीनो अम्लों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें जो मैंने बताई वो एक बार आप चाहें तो उनको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप उनको भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखे देता हूं, प्रकृति में 300 से भी
अधिक प्रकार के ठीक है, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल लिखे, ए लिख रहा हूं, है ना, अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, इसको नोट पॉइंट में नीचे चाहे डाल लीजिएगा। पौधे सभी प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। सभी पौधे सभी प्रकार के अमीनो एसिड का, ठीक है, निर्माण कर लेते हैं, कर लेते हैं। पौधे सभी प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण क्या कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर 20 अमीनो एसिड को जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, आप बताएंगे, मैं इंग्लिश में भी आपका लिख दूंगा, ठीक है। पहले इंग्लिश में ही लिखते हैं, है ना, पहले इंग्लिश में ही लिखते हैं। नंबर 1 कहेंगे एलानीन, नंबर 2 आर्जिनिन, नंबर 3 एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ठीक है। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर लिखेंगे सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन। फिर इसके बाद 6 नंबर पर ग्लूटेमिक एसिड, फिर लिखेंगे 7वें नंबर पर ग्लूटेमीन, और 8वें नंबर पर लिखेंगे, ठीक है, ग्लाइसिन, और 9वें नंबर पर लिखेंगे हिस्टिडीन। फिर इसके बाद एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो लिखने में समस्या होगी, आगे आ भी नहीं पाएगा, है ना। ये आगे आपका यहां पर, ठीक है। अब एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इधर कर ले, ठीक। अब देखिए फिर इधर क्या बोलेंगे, इधर इस साइड में कहां तक हो गया, हिस्टीडीन। अब 10 नंबर पर आई यानी ल्यूसीन और लाइसीन, और फिर मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन। फिर उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। फेनिल एलानीन, ठीक है, और फिर प्रोलीन, ठीक है। इनको याद भी रखेंगे बेटा, इनको आप याद भी रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। मेरे ही याद करने से नहीं चलेगा काम, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में जा रहा हूं, ABCDEFG HIJKLM NOP, ठीक है। फिर उसके बाद QRS, ठीक है, S से हो गया आपका सेरीन, S से हो गया आपका क्या, सीन। ये भी आपको याद रखना किस अल्फाबेट से है और किस अल्फाबेट से नहीं है। ये जब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, निरंतर जब आप प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप इसको याद कर पाएंगे। एक बार याद करने में, एक बार पढ़ने में ये आपको याद नहीं होंगे बेटा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब लिख करके देखेंगे तो
जब लिख करके देखेंगे ना तो भाई ब्रेन को भी तो काम करना पड़ेगा ना, उससे भी कुछ चीजें गुजरेंगी, समझे? ठीक है, अब देखो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, और फिर टायरोसिन, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे हम? लास्ट में लिखेंगे वैलिन। लास्ट में क्या लिखेंगे? वैलिन। तो ये है एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरेजिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, और मेथियोनिन, फेनिलएलानान, प्रोलिन, सेरीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन और टायरोसिन और वैलिन। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिनको पढ़ने में समस्या होगी, उनके लिए भी मैं चीजों को अच्छी तरह से सॉल्व किए दे रहा हूं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखते हुए चलते हैं, कहां से? चलो ग्रीन से ही लिख लेते हैं, है ना? तो हम कहेंगे एलानीन, एलानीन। अब तो नहीं समस्या होनी चाहिए आपको, एलानीन। और इसके लिए क्या लिखेंगे? आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन। इसके लिए लिखेंगे एस्पार्टिक, एस्पार्टिक, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। और इसके लिए एस्परजीन, 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 सिस्टीन, सिस्टीन। अब देखिए, अब अगर आप कहें कि सर अब भी आपको समस्या हो रही है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए तो आपके अंदर समस्या है बेटा, अगर आप इसको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कहेंगे? ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक अम्ल। फिर इसके बाद लिखेंगे ग्लूटामीन, 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 ठीक है। और ये क्या होगा? ग्लाइसीन, ग्लाइसीन। और ये आपका हो जाएगा हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ठीक है। इधर वाले को कैसे लिखना है? आइसोल्यूसिन। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, नहीं तो समस्या हो जाएगी, है ना? अभी आपको दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ठीक है। तो बोलेंगे आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, है ना? फिर इसको क्या बोलेंगे? ल्यूसीन, ल्यूसीन, लाइसीन, लाइसीन। ये उनके लिए है जिनको बेटा पढ़ने में समस्या होती है, ठीक है। मिथियोनीन, मिथियोनीन, और फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन, एलानीन, ठीक है। प्रोलीन, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोलीन। और ये सेरीन, फिर कहेंगे ट्रिप्टोफैन, ये हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। और थ्रियोनीन, ओके बेटा जी, थ्रियोनीन। और टायरोसिन, टायरोसिन। और लास्ट में क्या होगा बेटा? वैलिन। क्या होगा? वैलिन। ये 20 अमीनो एसिड की मैंने नाम लिख दिए हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। बेटा याद रखिएगा, यही अमीनो एसिड के बारे में आप जैव अणु नाम का एक चैप्टर आपका आएगा केमिस्ट्री में, सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 बायोमॉलिक्यूल्स। उसमें भी आप पढ़ेंगे जाकर के। जब आप प्रोटीन पढ़ते हैं ना, तो प्रोटीन किससे बनेंगे? अमीनो एसिड से। तो उनके बारे में वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगा। आप केवल मात्र से आप बायोलॉजी का लेक्चर मत समझिए, ये केमिस्ट्री के लेक्चर से भी रिलेट करता है। और वहां जब आप पढ़ लेंगे, मतलब यहां जब आप पढ़ लेंगे और वहां जब आप पढ़ लेंगे, तो मतलब फंडामेंटल और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल और ज्यादा आपके क्लियर हो जाएंगे। जो आपके थ्योरीज वगैरह हैं वो भी आपको इसमें की और उसमें की आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है ये वाले भी नोट्स आपको पसंद आते होंगे। भाई ऐसे लिख करके आपको जो रिटन फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं ना बेटा, उसकी वैल्यू कीजिए,
उसकी वैल्यू कीजिए, आपको कितना इंपॉर्टेंट मिल रहा है आप नहीं जानते। जब एग्जाम देने के लिए बैठेंगे ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि सर मेरे आपके नोट से पूछा गया या नहीं पूछा गया। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि केमिस्ट्री बायोलॉजी में यहां से क्वेश्चन दोनों जगह से आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा और बायोलॉजी में आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं तो ये बोल रहा हूं ना, ऐसे तो नहीं, पब्लिकली बोल रहा हूं मैं आपको। ये वीडियो है आपके पास, इसको आप कर सकते हैं, आप चाहे रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने में रख लीजिए चुपचाप, ठीक है। फिर जब एग्जाम हो तो आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर, है ना। अब इनका क्या क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पर आ जाते हैं। तो हम जब इनके वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण को भी समझ लीजिए। यहां पर कहेंगे इसेंशियल, कंडीशनली, नॉन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ठीक है। अब देखिए कहेंगे आवश्यकता पड़ने पर, हम कहेंगे कई बार ऐसा होता है आवश्यक, अनावश्यक एवं क्या कहेंगे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता आवश्यक अमीनो अम्ल क्या अर्थ है, ठीक है। यह है क्या बेटा, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, क्या कहेंगे इसे, अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। अमीनो अम्लों का क्या है बेटा, ये वर्गीकरण है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। याद रखिए इस बात को कि जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। जब हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। अच्छा, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या तात्पर्य है, इस बात को समझिए आप। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या तात्पर्य है, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये पहली हेडिंग में बता रहा हूं आपको। तो क्या मैंने बोला, मैंने सबसे पहले कहा कि आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आवश्यक अमीनो अम्ल का अर्थ है कि जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। कई बार ये आप सोचेंगे ना कि आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, अनावश्यक जो हमारे लिए नहीं जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। आवश्यक अमीनो अम्ल का अर्थ है कि जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारे लिए क्या हुए, आवश्यक अमीनो अम्ल। तो हम कहेंगे वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में नहीं निर्मित होते हैं या नहीं, सही ठीक है, निर्मित नहीं या नहीं निर्मित होते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना, जो हमारे शरीर में क्या नहीं निर्मित होते हैं। अब उसे हम क्या कहेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल। फिर नंबर 2 पर कहेंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अच्छा, जब अनावश्यक अमीनो अम्लों की हम बात करते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं डेफिनेशन भी लिख दूंगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। यहां पर कहेंगे अनावश्यक का अर्थ क्या है, समझिए हमारी बात को। वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर के अंदर ही बन रहे हैं, हमें फिर बाहर से लेने की क्या जरूरत है। मतलब वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं, उन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। फिर हमें बाहर से लेने की क्या जरूरत है, जो हमारे पास ही है, जो हमारे पास है उसे बाहर से लेने की क्या जरूरत है। भाई पापा साहब बाजार करने के लिए गए हैं, अरे घर में आलू रखे हुए हैं, तो बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है। अरे एक बोरी आलू रखा हुआ है घर में, तो आप क्या आलू मंगाएंगे, नहीं ना। उसके लिए क्या करेंगे, दूसरी चीजें, जो चीजें नहीं है उनको। तो उस समय क्या आलू आपके लिए आवश्यक नहीं है। भाई सदमे में आ जाएंगे कुछ लोग अगर बोल दिया कि आलू आवश्यक नहीं है, आलू पे ही जिंदा है वो लोग। भाई ध्यान दीजिए इस बात को, तो वही मैं कह रहा हूं, समझिए इस बात को। तो हम अनावश्यक अमीनो अम्लों की बात करते हैं, ठीक। तो अनावश्यक का मतलब वे अमीनो अम्ल, लिखेंगे वे अमीनो अम्ल
जो हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं, हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। अब इनके लिए, ऊपर वाले के लिए क्या कहेंगे? हमारे शरीर में नहीं निर्मित होते हैं, और क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कि इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती, बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। लिख देता हूं, एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, बाहर से कहां से लेंगे भाई? बाहर से, घर के बाहर से नहीं, बाहर से जैसे फल, सब्जियां है ना, सब्जियों यानी फल और सब्जियों से ये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। अच्छा, कंडीशनल मतलब समय आने पर, कुछ ऐसे होते हैं जो समय आने पर जिनकी जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, इस चीज को भी आप समझ लीजिए यहां पर। ठीक है, इस चीज को भी इसके लिए कौन सा? सबसे पहली बात इसेंशियल, फिर इसके बाद क्या बोला मैंने? नॉन इसेंशियल। अरे हट जा यार। और इसेंशियल, कंडीशनली, नॉन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इनकी जब हम बात करते हैं, याद रखें हम इसेंशियल वाले में कौन कौन से आएंगे? हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। ये जो होते हैं ये क्या है आपके? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, कई बार ऐसा होता है मनुष्यों में, जंतुओं में, ऐसे करके कई बार कहा जाता है, ऐसे करके कई बार कहा जा सकता है। उसके अलावा जब होते ना तो कभी कभी ये क्या हो जाएंगे, ये टेबल क्या हो जाएगी, कहीं कहीं पर आपकी वेरिएट कर जाएगी। जैसे हिस्टिडीन, आर्जिनिन को कई बार ऐसे हो जाएगा कि सेमी एसेंशियल में भी रख दिया जाता है, लेकिन हमने इसी के अनुसार, इस टेबल के अनुसार हमने बताया आपको। अब देखिए, कंडीशनली नॉन एसेंशियल आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन। फिर इसके बाद नॉन एसेंशियल जो आ जाएंगे एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टेट, ग्लूटेमेट और सेरीन। ठीक है, नॉन एसेंशियल का मतलब अनावश्यक, नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? अनावश्यक। एसेंशियल का मतलब आवश्यक। भाई ये हमें बाहर से लेने की जरूरत है, ये हमें बाहर से लेने की जरूरत है। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या करेंगे, ट्रिक एक फॉलो कर सकते हैं, कहेंगे हंसते प्राइम मिनिस्टर, लिखेंगे हंसते प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे। ऐसे ही बेटा कॉपी में लिखिएगा, ऐसे ही आप कॉपी में लिखिएगा। ध्यान दीजिए कि मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूं अच्छी तरह से। तो क्या बोलेंगे? हंसते का मतलब हो गया हिस्टिडीन। क्या हो गया? हिस्टिडीन। हंसते का मतलब हिस्टिडीन, यानी पी का मतलब फेनिलएलानिन, फेनिलएलानिन। ठीक है, और फिर एम का मतलब मेथियोनिन। एम का मतलब क्या है? मेथियोनिन। वी का मतलब क्या है? वैलिन, वैलिन कहेंगे। और इस वाले का मतलब आइसोल्यूसिन,
ल्यूसीन, और इसका L का मतलब ल्यूसीन, और इस L का मतलब लाइसीन, लाइसीन, और T का मतलब क्या है यहां पर? ट्रिप्टोफैन। क्या है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, क्या है? ट्रिप्टोफैन। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एसेंशियल। देखिए हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, फेनिल एलानिन, ये देखिए फेनिल एलानिन, फिर उसके बाद मेथियोनिन, इसमें कहा है मेथियोनिन, वैलिन, ये हो गया आपका क्या? वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये हो गया आइसोल्यूसिन, ये हो गया ल्यूसीन, यहां पर ल्यूसीन, फिर उसके बाद लाइसिन, ये लाइसिन, और फिर ट्रिप्टोफैन, ये क्या हो गया आपका? ट्रिप्टोफैन। अच्छा, थ्रियोनिन टी से एक और ले सकते हैं आप, है ना, वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा टी स्क्वायर में, यानी एक और हो जाएगा प्लस करके थ्रियोनिन, THRE, है ना, थ्रियोनिन, ऐसे करके आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाली टेबल आप जरूर याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है ना, कि क्या करता है, जैसे आपसे पूछ लेगा एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड। अब देखिए ग्लूटेमिक एसिड, है ना, ग्लूटेमेट इसको बोलते हैं। देखिए ग्लूटेमिक एसिड और ग्लूटेमेट, है ना, और ग्लूटेमिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड यानी एस्पर्टेट, ग्लूटेमेट और एस्पर्टेट, ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, यानी ये क्या है बेटा? अम्लीय अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ये कैसे हैं बेटा? अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, इसका ट्रिपल ए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी ए ऐसे करके भी बोला जाता है, यानी इसको भी लिया जाता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि क्षारीय अमीनो अम्ल, तो यहां पर लाइसीन और आर्जिनिन, यहां पर क्या कहेंगे? लाइसीन तथा आर्जिनिन, इनको कहते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। अब देखिए, उम्मीद है ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अम्लीय अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है, और क्षारीय अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं। अच्छा, कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर वो चीज मुझे समझ में नहीं है कि कैसे ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो देखिए एक चीज अच्छी तरह से समझिएगा, चलते हैं। जैसे हम कहेंगे जुड़ते हुए, जैसे ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे ना, जैसे ट्रिपलेट के फॉर्म में ऐसे बनाता हूं, मैं पूरा ही बना देता हूं, यहां तक बना देता हूं ऐसे। ठीक, तो हम कहेंगे ट्रिपलेट के फॉर्म में 1 2 3 ये ले लिया। ठीक है, दूसरा क्या? ऐसे देखिए अलग अलग बनाते चले, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर उसके बाद 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 और फिर लास्ट में उसके बाद। मैंने कहा था सबके पास क्या होगा? एक अमीनो एसिड, सबके पास क्या होगा? एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, ऐसे करते चले जाएंगे। ये क्या होगा? एक अमीनो एसिड। ये क्या होंगे? ये मिलकर के एक अमीनो एसिड बता। ट्रिपलेट अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, इन सब के पास एक अमीनो अम्ल होगा, इन सब के पास क्या होगा? एक अमीनो एसिड होगा। अब वो अमीनो एसिड कौन सा हो सकता है? यानी ग्लूटेमिक एसिड, ग्लाइसिन, सिस्टीन, है ना। उसके पहले आप इसकी जगह पर, आप इसके स्थान पर क्या कर दें? AUG कर दें, है ना, मिथ्यूनिन, है ना, सॉरी AUG नहीं, ये AUG है, और ये क्या करते हैं? MET, मेट। ठीक है, फिर क्या लिखें? टायरोसिन, प्रोलीन, फिर फेनिलएलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पुरजीन, ठीक है, मिथ्यू वो कर देते हैं, और सेरीन, प्रोलीन, ठीक है, प्रोलीन, सेरीन, है ना, और आइसोल्यूसिन, आइसो, है ना, और ल्यूसिन, ऐसे करके कर लेते हैं। ये सब क्या है? एक एक अमीनो अम्ल। ये सब क्या है? एक एक अमीनो अम्ल। यहां से क्या बोलेंगे? ये सब क्या लेकर के आएंगे? एक एक अमीनो एसिड। ये सब एक एक अमीनो एसिड लेकर के आएंगे। ऐसे पूरी चेन बनाते हैं, ऐसे ही पूरी क्या बनाएंगे? ये चेन बनाते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये एक एक अमीनो एसिड करके हुए जुड़ते हुए चले जाएंगे। ये अमीनो एसिड क्या करते चले जाएंगे बेटा? जुड़ते हुए चले जाएंगे। ये जब जुड़ते हुए चले जाएंगे, ये जुड़ते हुए चले जाएंगे, फिर इसके बाद लेंगे 3D रोटेशन, 3D रोटेशन, ठीक है। जब 3D रोटेशन लेंगे तो ये निर्माण करेंगे क्या बेटा? प्रोटीन का। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का, ठीक है।
ये क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है फिर भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि सर हम आपकी बात को समझ नहीं पाए। इस प्रकार से ये क्रम में जुड़ते हुए चले जाएंगे और एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया आपको कैसी लगी, किस प्रकार से आपने समझा और कैसे आपको समझ में आया, ये बात जरूर प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ज्ञान जितना ही बांटेंगे वापस आपको मिलेगा जरूर और बढ़ेगा भी। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कोई नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, गुड बाय, थैंक यू।